अब जो हमारा चैप्टर चल रहा था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, चैप्टर नंबर 1 वैभवशाली भारत में सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उसका नगर नियोजन वगैरह हमने देख लिया था, ठीक है ना। अब उसके आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियाँ। अब सिंधु सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियों में सबसे पहली बात, सिंधु सभ्यता के निवासी उन्नत कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधे, आंतरिक और बाह्य व्यापार से वो परिचित थे, इस बात के हमें प्रमाण मिले हैं, ठीक है। फिर इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, घोड़ा हॉर्स उससे परिचित थे, और इस बात का हमें पता कहाँ से चलता है, सुर, कोटड़ा और रणघुंडई से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब वो घोड़े से परिचित थे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, सरस्वती नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों से घोड़ों की अस्थियाँ मिली है, और बीच में अगर लिखना चाहो तो रंगपुर लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनी है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है ना। फिर उन्नत कृषि कार्य, यानी कि कृषि का स्थान किस तरह समाज में किसा था वो देख लेते हैं। उन्नत कृषि कार्य में अनेक स्थानों से विशाल अन्नागार संकेत देते हैं, यानी कि अनाज रखने के विशाल भंडार थे। इसका मतलब क्या पता चलता है कि वहाँ पर कृषि यानी कि खाद्यान्न का उत्पादन, खाद्यान्न में जो अनाज काम में आते थे जैसे गेहूँ, चावल, खास तौर से ये दो अनाज उसमें काम में लेते थे, तो उनका उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। मुख्य उत्पादन जो होता था गेहूं, जो मोटे अनाज, ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा आदि का उत्पादन होता था। इसके अलावा कपास, खजूर, तिल, चावल का उत्पादन होता था। जुताई के लिए लकड़ी का हल प्रयोग होता था, क्योंकि हमें इसके अवशेष भी मिले हैं इसलिए हमें इसका पता चलता है। फिर फसल की कटाई के लिए हंसिए और पत्थर के फलक से मतलब फसलों की कटाई होती थी, और ये जो होते थे वो लकड़ी के हत्थे पर लगे हुए होते थे, यानी कि जो भी हंसिया होता था, हंसिया जिसको दांतली भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से गोल आकार का, ठीक है, और नीचे की तरफ से वो लकड़ी का हत्था होता था जिसे पकड़ करके वो कटाई करते थे, ठीक है। अब उद्योग व्यवसाय में देखें तो यहाँ से उत्खनन में तांबे और कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ मिली है। ताम्र उपकरणों से मछली पकड़ने के कांटे, आरियाँ, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र मतलब जो भाला होता है, उस भाले के आगे वाला हिस्सा जो कि लोहे का होता था, तीखा, ये इस तरह से तीखा होता था, इस तरह से लोहे का, ठीक है, और फिर भाले के उसके पीछे की तरफ लंबा बांस, ठीक है ना, उसको भाले की तरह काम में लेते थे। तो भाले के आगे वाले जो है ना वो हिस्से। फिर बर्तन ये सभी मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, बैल, कुत्ते, पक्षियों की कलाकृतियाँ मिली है, और इससे क्या स्पष्ट होता है कि धातु उद्योग पूर्ण रूप से यहाँ पे विकसित था। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी ये लोग परिचित थे। फिर इसमें मनका निर्माण उद्योग, मनका यानी कि मोती बनाने के उद्योग, और मोती किससे बनते थे, कीमती पत्थरों से, और कीमती पत्थर देश के दूसरे जगहों से यहाँ पर आते थे, यानी कि सभ्यता के जो और दूसरे स्थान थे उन स्थानों से ये कीमती पत्थर मंगवाए जाते थे, और उनसे ये मनके बनाते थे। और मनकों का प्रयोग किस में होता था, आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। फिर लोथल और चन्हूदड़ों से इसके कारखाने मिले हैं जहाँ पर ये बनाए जाते थे, और इसमें किनसे बनते थे, देखो, मनके सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, सेलकड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे। और इस सभ्यता से 2500 मोहरें, ठीक है ना, 2500 मोहरें मिली है, जो अधिकांश सेलकड़ी से बनी हुई है, और इन मोहरों के ऊपर चित्र बने हुए हैं। और इन चित्रों में किस किस के चित्र हैं, पशुओं के चित्र, जिसमें एक सींग वाला पशु, बाघ, हाथी, सांड और गेंडा, फिर पेड़ पौधे, मानव की आकृतियाँ, इनके चित्र बने हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग प्रकृति धर्म को मानते थे, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है ना। और प्रकृति के जो संसाधन थे उसमें जैसे पशु है, पेड़ पौधे हैं, इनकी वो पूजा करते थे।
तो इसका मतलब धर्म का उनके जीवन में काफ़ी अधिक महत्व था। फिर वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था, क्योंकि हमें यहाँ पे वस्त्रों, कपास की खेती, क्योंकि वस्त्र बनते हैं कपास से। ये पे कपास थोड़ा ये अंदर की तरफ आ गया है, कपास है, ये कपास की खेती होती थी और उससे वस्त्र बनाए जाते थे। और इसके लिए कताई बुनाई के लिए लकड़ी, तकलियाँ और तकुए भी मिले हैं। जैसे स्वेटर बनाने के लिए वो दो डंडियाँ होती हैं ना, होम साइंस वाले से भी जानते हैं, वो वाली वो तकलियाँ मिली है और तकुए भी मिले हैं। अब व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो इस समय आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है और उसके जितने भी स्थान जो हमने नाम देखे हैं उधर, ठीक है ना, अफगानिस्तान से लेकर के, अफगानिस्तान वाले से लेकर के महाराष्ट्र में देमाबाद तक, ठीक है ना, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा वगैरह ये सभी हैं। तो इनके बीच में व्यापार जो है आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार, यानी कि सिंधु सभ्यता के इन क्षेत्रों का व्यापार, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ठीक है ना, क्रीट की सभ्यता है, यहाँ से जो व्यापार होता था उसको बोलते हैं विदेशी व्यापार। तो दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। अब किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था अपने यहाँ से, वो यहाँ बता रखा है कि ताम्र खनिक यानी कि तांबा का निर्यात होता था, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री यानी कि धातुओं के बने हुए उपकरण, ठीक है, और आभूषण, ज्वेलरी का निर्यात होता था। और तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान में गणेश्वर से, ठीक है। और सोना, मैसूर, दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में, ठीक है ना, वहाँ से। फिर ईरान और अफगानिस्तान से मनकों के लिए कीमती पत्थर मंगवाए जाते थे, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र से भी मंगवाते थे। फिर मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे, इसकी जानकारी किससे मिलती है? मेसोपोटामिया के अभिलेख से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। लोथल से बटन के समान गोलाकार मोहरें मिली है, और ऐसी मोहरें हमें और कहाँ से मिली है? बहरीन जो कि अरब, सऊदी अरेबिया के आसपास है। फिर फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के जो नगर थे वहाँ से हमें मिले हैं। अब यहाँ पर आगे आते हैं हम। व्यापार के लिए के लिए वस्तुओं को विनिमय, यानी कि वस्तु विनिमय को उसमें उपयोग में लिया जाता था। यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुएं, ठीक है ना, एक वस्तु अगर कोई व्यक्ति किसी को देता था तो बदले में उससे दूसरी वस्तु लेता था। और माप तोल की भी एक निश्चित व्यवस्था थी, यानी कि मापने और तोलने के लिए कांटे होते थे, तराजू और बाट होते थे, ठीक है। प्राप्त अवशेषों के आधार पर बाट का आकार घनाकार और गोलाकार था। यानी कि घनाकार यानी कि एक ऐसे मतलब पत्थर होते थे जिसकी लंबाई चौड़ाई भी बराबर होती थी, आकार वगैरह सब बराबर होता था, यानी कि एक तरह से पत्थर ही होता था, पत्थर का बनता था वो। फिर अब अपन आते हैं यहाँ पर सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं में हम देखें तो सभ्यता से अवशेष प्राप्त होते हैं, उसमें समाज के दो वर्ग थे। एक तो समाज का उच्च वर्ग में कौन आते थे? शासक, यानी कि राजा या जो भी शासन करता था, ठीक है, उसके कर्मचारी, अधिकारी, अफसर, वो सभी आते थे। और सामान्य वर्ग में कौन था? श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग, कृषक यानी कि किसान। अब जो समाज का जो उच्च वर्ग होता था वो गढ़ी में यानी कि फोर्ट के अंदर रहता था, किले के अंदर रहता था। और किले के बाहर की तरफ जो समतल जगह थी जहाँ पे शहर बसा हुआ था, नगर था, वहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, आम जनता रहती थी। अब समाज की सबसे छोटी इकाई जैसे आज क्या है? परिवार है, तो उस समय भी परिवार ही होता था। अब माता देवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियाँ, यानी कि जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, इसके अलावा माता देवी की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ प्राप्त होती है। तो इसके में पता चलता है कि समाज जो था उस समय, परिवार जो था मातृ प्रधान था, यानी कि सत्ता की जो उत्तराधिकारी होती थी, यानी कि परिवार में जैसे आज परिवार में किसकी चलती है? पुरुषों की चलती है। जो सबसे बड़ा होता है पुरुष, भले आपके दादाजी हो, पिताजी हैं, उनकी चलती है परिवार में, उनका फैसला सबको मानना होता है। तो उस समय क्या है? परिवार मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि महिलाओं का ऑर्डर चलता था, ठीक है ना, ऊंची स्थिति महिलाओं की थी। आज क्या है? पुरुषों की है। अब धीरे धीरे क्या है? स्त्री पुरुष समानता की बात की जा रही है। अब वस्त्रों के प्रमाण भी मिले हैं, ये तो अपन ऊपर भी देख चुके हैं, कपास की खेती के प्रमाण मिले। अब आगे वाली जो लाइन है, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, ज्वेलरी दोनों ही पहनते थे, ठीक है। एक मुद्रा पर
ये किसका बता रखा है, ढोलक का चित्र है। सिंधु सरस्वती सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण है और आखेट और संगीत के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी कि अगर हमें एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अवशेष हमें मिले हैं तो इसका मतलब वो लोग संगीत के प्रति भी उनकी रुचि थी। अब बात करते हैं हम उनके धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखिए, वृक्ष, जल और पशुओं की वो पूजा करते थे। और ये बात हमें किससे पता चलती है कि एक मोहर में देवता को दो पीपल के वृक्ष के बीच दिखाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर हम सीधे यहीं पर आ जाते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसमें क्या है, माता देवी की उपासना, क्योंकि माता देवी की मूर्ति मिली है इसलिए पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप के योग की परंपरा आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी जो आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलती है। क्योंकि वो पशुओं की पूजा करते थे तो आज भी हमारे यहाँ पशुओं की पूजा होती है, जैसे गाय की पूजा होती है। ठीक है ना, मूर्ति पूजा तब के लोग भी करते थे, आज भी हमारे देश में मूर्ति पूजा का चलन है। पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी को पशुपतिनाथ कहा जाता है। ठीक है ना, साथ में नंदी, जो एक मोहर जो सिंधु सभ्यता से मिली है उसमें योगी की मूर्ति, पास में पशु बैठा हुआ है। ठीक है ना, सांड पास में बैठा हुआ है, तो उसे ये पता चल मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है कि वो शिव के उपासक थे, है ना, पशुपति की पूजा करते थे। फिर जल की पवित्रता, जो जलाशय मिला था, जलाशय ऊंचे स्थान पर उसको भरने के लिए कुआं जो व्यवस्था थी, यानी कि जल को पवित्र रखने पर वो ध्यान देते थे, यानी कि जल की पवित्रता का वो काफ़ी मानते थे। अब हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता हुआ जो है वो दिखाया गया, यानी कि एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसमें मूर्ति के गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो ये जो है पृथ्वी माता का रूप है। अब सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है। इसके एक तरफ हाथी और बाघ है, दूसरी तरफ भैंसा और गेंडा है। तो ये जो है ना, ये पशुपतिनाथ है। ठीक है ना, एक अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की आकृति त्रिमुखी और त्रिशृंगी है और नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया है। अब आगे आए, तप योग और लघु तप योग और यज्ञ। इसमें देखिए आप कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी, लोथल, ये सारे के सारे अपने भारत में ही है। यहाँ से अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएँ मिली है, यानी कि इसका मतलब वो लोग यज्ञ करते थे। और पद्मासन में बैठे हुए योगेश्वर की मूर्ति मिली है, यानी कि योग करती हुई मूर्ति मिली है। ठीक है ना, जिसमें कोई व्यक्ति योग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब योग का भी वो महत्व थे, यज्ञ का महत्व था, क्योंकि अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएँ मिली है जो किसी हवन के काम में ही आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम, यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक सिंग वाले वृषभ का चित्रण मिलता है। वृषभ यानी कि सांड। ठीक है, फिर कुबड़दार बैल, बिना कुबड़दार बैल, बाघ, हाथी का चित्रण मिलता है, यानी कि इन सभी पशुओं से वो परिचित थे, इनको वो जानते थे। ठीक है ना, इन पशुओं में से किसी पशु को या तो वो पालतू के रूप में पालते थे या कोई पशु ऐसा है जिससे वो डरते भी होंगे। तो जिन पशुओं को वो जानते थे उनको उन्होंने चित्रण किया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, अब यहाँ पे नीचे आ जाए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता, यानी कि जल को पवित्र रखने की जो परंपरा है और स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक है। यानी कि साफ सफाई का, शरीर की साफ सफाई का, पानी की साफ सफाई का वो लोग काफ़ी महत्व वो लोग जानते थे। अब राजनीतिक स्थिति, अब क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का शहर, ठीक है ना, और मोहनजोदड़ो शहर, कालीबंगा शहर, ये जितने भी शहर हैं वहाँ की जो आप व्यवस्था देखें, नगर नियोजन व्यवस्था देखें, साफ सफाई की व्यवस्था देखें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई न कोई जो है ना एक संगठित शासन व्यवस्था वहाँ पे थी, तभी इतने बड़ी सिटी का मेंटेनेंस रखना इनके लिए संभव हो पाया। ठीक है ना, जैसे अपने उदयपुर में नगर निगम है, तो नगर निगम क्या करता है, पूरे शहर की साफ सफाई और हर चीज़ पे वो ध्यान देता है, पानी, बिजली। तो उस समय भी ऐसी कोई न कोई व्यवस्था रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन उनका मूल जो काम था वो था व्यापार, ये एक व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है ना, प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान में, ये राजस्थान में और ये गुजरात में। इन सभी स्थानों पर सुव्यवस्थित नगर नियोजन मिला है। स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते थे कि पूर्ण और कुशल राजसत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि कोई ना कोई राजसत्ता रही होगी यहाँ पे, ठीक है ना, जो इन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सके, सारी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। और व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के भी यहाँ पे संकेत मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो अस्त्र शस्त्र की बात की जा रही है, तो अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नहीं मिले हैं यहाँ से, यानी कि बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, ठीक है ना, युद्ध में वो लोग, लड़ाई झगड़े में वो लोग विश्वास नहीं करते थे, शांति प्रिय थे। और संभवतः यानी कि शायद ये लोग इन हथियारों का उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, है ना, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए वो करते थे। अब हथियारों में कौन से? कांसे की आरी, तांबे की तलवार और भाले के अग्रभाग, कटारे, चाकू के बाणाग्र, ठीक है ना, चाकू बाणाग्र, यानी कि जो बाण, यानी कि तीर जो बनता है, तीर लकड़ी का बनता है, लेकिन तीर के मुंह पर जो है वो धातु का जो है वो इस तरह तीखा तीखा होता है ना उसके ऊपर, ठीक है ना, ये तीखा भाग, ये बाणाग्र, और भाले का भी इस तरह से भालाग्र, ठीक है ना, ये मिला है हमें। तो ये मिले हैं। अब धातुओं में देखो कांसे का नाम आ रहा है यहाँ पे, और दूसरी धातुओं के नाम तो आ रहे हैं, लेकिन एक धातु का नाम नहीं आ रहा है। सोना, चांदी, तांबा, ये सभी आ गए, एक धातु का नाम नहीं आया है, और वो धातु कौन सी है? लोहा, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब आगे हम देखें वापस, भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में भी देखने को मिलते हैं, और इनसे व्यापारिक संबंध के साथ ही सांस्कृतिक संबंध भी थे, क्योंकि क्रीट जो सभ्यता थी उसमें भारत की तरह वहाँ पर भी मूर्ति पूजा का चलन था। मोहनजोदड़ो में एक भेड़ की मूर्ति मिली है, उस भेड़ के दाढ़ी बताई गई है, और ऐसी ही दाढ़ी सुमेर और बेबीलोन की सभ्यता में जो बैलों के अवशेष प्राप्त हुए ना, मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, उनकी भी दाढ़ी बताई गई है। यानी कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से परिचित थी और सांस्कृतिक रूप से भी परिचित थी, ठीक है ना। इसीलिए जब ये इस तरह से पशु पक्षियों के जो चित्र बनाए जा रहे थे, मूर्तियाँ बनाई जा रही थी, तो दोनों में ही एक दूसरे की नकल जो है वो देखने को मिलती है। एक जगह पे दाढ़ी है, दूसरी की भी दाढ़ी है, इस तरह से। हड़प्पा की तरह, यानी कि जिस तरह से हड़प्पा के लोग अपने केसों को, यानी कि बाल, फीते से बांधते थे, जैसे रबर वगैरह जो भी हैं जो आज काम में लेते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरह से वो लोग फीते से अपने बालों को बांधते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव अति प्राचीन काल से ही विश्व के अन्य संस्कृतियों पर था, ठीक है। इस तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता का हमारे यहाँ समाप्त होता है। और अब अगले जो टॉपिक में जो है हम वैदिक काल से लेकर के महाजनपद काल तक का जो समय है, उस समय के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे हम, ठीक है। गुड बाय।